नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ निर्देशन एवं परामर्श पर। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे निर्देशन एवं परामर्श पे। निर्देशन एवं परामर्श क्या है? निर्देशन एवं परामर्श और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आज के इस व्याख्यान में हमारा जो मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषा, निर्देशन के प्रमुख प्रकार, मानव विकास के लिए निर्देशन के क्षेत्र, निर्देशन के उद्देश्य, निर्देशन के कार्य और निर्देशन में सामंजस्य क्या है। इन विभिन्न बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशन का अर्थ। निर्देशन का अर्थ क्या है? आखिर निर्देशन है क्या? निर्देशन का अर्थ है टू गाइड, अर्थात संकेत करना, मार्ग दिखाना और दिशा दिखाना। यह सही मार्ग के लिए एक प्रकार की सहायता का प्रयास है। साधारण शब्दों में निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति के द्वारा सही मार्ग प्रशस्त किया जाता है, लेकिन इसमें जबरन दिशा प्रदान नहीं की जाती, अपितु ग्रहणकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी प्रकार का कोई निर्देशन नहीं दिया जाता, ना ही उसे दिशा प्रदान की जाती है। निर्देशन एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जो ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है कि वो उसे अपनाता है या नहीं अपनाता है। दूसरे शब्दों में निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी तथा ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों को उनकी क्षमता, उनकी कुशलता, उनके जीवन की संभावनाएं, उनके अभिरुचि, व्यवहार तथा योग्यता को जानने एवं इससे अधिकतम लाभ उठाकर स्वयं तथा समाज का विकास करने के लिए दिया जाता है। यह कम अनुभवी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए एक प्रकार की सहायता और सुझाव है जो शिक्षा में एक अपना महत्वपूर्ण आयाम रखता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को शरीर, मन, व्यक्तित्व तथा चरित्र के विकास में सहायता मिलती है, अर्थात क्षमताओं, कुशलताओं, संभावनाओं, अभिरुचियों तथा योजनाओं को जानने और इससे अधिकतम लाभ उठाने के लिए सहायता दी जाती है, जिससे वह अपनी समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उसे हम निर्देशन कहते हैं। और यदि मैं बोलचाल की भाषा में आपके साथ चर्चा करना चाहूं तो निर्देशन का मतलब है कि हम जब किसी को मार्गदर्शित करते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को अपने अनुभवों के आधार पर जब कोई सुझाव देता है, जब उसे कोई दिशा बताता है, जब बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, जब इस प्रकार की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होती है तो उसे हम निर्देशन, और यदि मैं आंग्ल भाषा में कहूं तो गाइडेंस कहते हैं। अब हमें कुछ हमारे जो शिक्षाविद हैं और जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने निर्देशन की बहुत ही सुंदर शब्दों में उनको परिभाषित किया है, वो आपके साथ में यहाँ चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति की उसके अपनी कोशिशों द्वारा सहायता देने की प्रक्रिया है, ऐसा रूथ स्ट्रॉन्ग मानते थे। कुप्पुस्वामी ने कहा है, निर्देशन व्यक्ति को अपने समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। और साथ ही साथ चिल्सन के अनुसार निर्देशन किसी व्यक्ति को अपने गुण मालूम करने तथा अपना स्थान खोजने में सहायता करने के लिए प्रक्रिया में दिया जाता है। स्ले हेमरिन कहते हैं, व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। वस्तुतः इसमें निर्देशन द्वारा स्वयं आत्मा की अनुभूति कराना मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से जटिल एवं दुस्साहस्य होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
निर्देशन की परिभाषा देते हुए जोन्स ने कहा है, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। यानी जोन्स कहते हैं कि केवल सहायता देने तक इसको सीमित नहीं किया जा सकता, अपितु ये सहायता से भी आगे बढ़ करके है। अब सबसे बड़ी जो एक प्रभावशाली परिभाषा है जो मुझे लगता है कि उसको पूर्ण परिभाषा के रूप में हम ले सकते हैं, वो यूनाइटेड ऑफिस एजुकेशन की है। यूनाइटेड ऑफिस एजुकेशन के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से, जिसमें विशेष प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को प्राकृतिक शक्तियों का बोध भी होता है, जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत और सामाजिक हित कर सके, वह निर्देशन कहलाता है। तो ये मैंने आपके साथ आज की इस चर्चा में कुछ जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनको भी शामिल किया है। परिभाषाओं के साथ साथ में ये जान लेना भी बहुत ही आवश्यक है कि निर्देशन के प्रकार कितने हैं। देखिए, वैसे तो जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां निर्देशन नहीं चाहिए, गाइडेंस नहीं चाहिए, मार्गदर्शन नहीं चाहिए। लेकिन जब हम एक शैक्षिक दृष्टि से बात करते हैं तो निर्देशन के प्रकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक निर्देशन की। शैक्षिक निर्देशन का तात्पर्य उस सहायता से है जिसे छात्रों को उनके विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के चुनाव, पाठ्यक्रम के चयन, विषयों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चुनाव और उनके साथ संतोषजनक समायोजन एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन, बालक विभिन्न विषयों में दिग्भ्रमित हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या उसे पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे में जो निर्देशन है वो बालक की बहुत सहायता करता है, यानी बालक की बुद्धिलब्धि और उसके अभिरुचि, रुचि का मूल्यांकन करके एक शिक्षक द्वारा शैक्षिक निर्देशन दिया जा सकता है, जहां उसे सहायता मिलती है कि वो किस पाठ्यक्रम का चयन करे, कौन से पाठ्यक्रम के साथ कौन सी पाठ्यगामी सहक्रियाओं का चुनाव करे और साथ ही साथ वो किस विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाए। तो ये हुई हमारी शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है व्यक्तिगत निर्देशन। ये वह सहायता है जिसे जीवन के समस्त क्षेत्रों में अभिवृत्तियों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ समायोजन करने के लिए दी जाती है। व्यक्तिगत संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल करने के लिए, विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों, कुंठों, कुसमायोजन, अवसाद आदि को कम करने के लिए और समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन में बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र है। व्यक्तिगत निर्देशन में आपकी शिक्षा भी आ जाती है, आपका परिवार के साथ सामंजस्य भी आ जाता है, आपके अगर कोई किसी चीज को लेके आप अवसाद में है वो भी आ जाता है, कुसमायोजन भी आ जाता है, मन में यदि कोई कुंठा समाहित है तो वो भी आ जाती है, आपकी बुद्धिलब्धि भी आ जाती है, आपके मनोवैज्ञानिक और संवेगों के साथ। देखिए, कई बालक क्या होते हैं कि बहुत ही अल्पभाषी होते हैं, कोई बालक क्या होते हैं कि बहुत ही प्रखर जो वक्ता होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल दूसरों के सामने नहीं बोल पाते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरों के साथ सामंजस्य, इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो वो व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम व्यवसायिक निर्देशन की। व्यवसायिक निर्देशन, बालक या विद्यार्थी जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो शिक्षा ग्रहण करते करते जब वह उच्च स्तर में होता है तो उसका प्रयास होता है कि इस शिक्षा के बाद हमें कौन से व्यवसाय में जाना है, और व्यवसाय में जाने के लिए उसको पहले से उसको चुनाव करना होता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, इनका संबंध उन समस्याओं और विधियों से है
जिससे व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने से है। आपने देखा होगा अपने जीवन में भी, अपने आप में भी, अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, कि वो जिस व्यवसाय में होते हैं उसके साथ उनका समायोजन नहीं होता, यानी असंतोष होता है, कुंठा होती है, अपने व्यवसाय को लेके संतोष नहीं होता है, और वो अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी विशेषताओं का, अपने कौशलों का पूरी तरह से विकास नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि वो व्यवसाय का चयन करते समय उन्हें कभी-कभी पता ही नहीं होता कि जिस व्यवसाय में वो जा रहे हैं उसमें उनकी रुचि भी है या नहीं, या जिस व्यवसाय में जा रहे हैं उस व्यवसाय के लिए उनकी बुद्धि लब्धि है या नहीं। तो जो व्यवसायिक निर्देशन है वो व्यवसाय का चयन करने के लिए, व्यवसाय के लिए तैयारी करने के लिए, रोजगार में प्रवेश करने के लिए, विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र एवं उसकी विविध योग्यताओं से परिचित करवाने के लिए दिया जाता है। एक उदाहरण से आप इसको और भली भांति समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे खून को देख करके भय हो जाती है या वो परेशान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को यदि आपने, उसको परिवार ने कह दिया, मित्रों ने कह दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया कि तुम चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाओ, वो चला तो जाएगा। हो सकता है उसकी बुद्धि लब्धि तो इतनी हो, लेकिन उसकी वहां रुचि नहीं है, और जब अरुचिकर व्यवसाय में हम चले जाते हैं तो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो जो व्यावसायिक निर्देशन है वो उचित व्यवसाय के चयन के लिए दिया जाता है। इसके बाद में जो हमारे सामने एक और बड़ी चीज है वो है कि मानव विकास के लिए निर्देशन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मानव का विकास के लिए वो दिए जाते हैं। और जब हम मानव विकास के क्षेत्रों की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है शारीरिक विकास के लिए। सबसे पहले मनुष्य का शरीर, कहते भी है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है, यानी बालक जब अपना शारीरिक विकास कर पाएगा और शरीर को स्वस्थ रख पाएगा तब वह और कार्य कर पाएगा। तो जो मानव विकास के लिए जो निर्देशन के क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले आता है शारीरिक विकास के लिए निर्देशन दिया जाता है। फिर मानसिक विकास के लिए, जब आपका शरीर विकसित हो रहा है तो आपका मानसिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास के लिए भी निर्देशन दिया जाता है। संवेगात्मक विकास के लिए कुछ लोग जो होते हैं वो उनके संवेग, जैसे हम किसी को कह देते हैं ना कि ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें भावनाएं नहीं है, संवेग नहीं है, तो संवेगात्मक विकास के लिए भी निर्देशन दिया जाता है। सामाजिक विकास के लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के लिए, उसको समाज में रहने के लिए, समाज के साथ सामंजस्य करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, शिक्षा को जीवन में उतार सके, उसके लिए निर्देशन एक क्षेत्र है। व्यवसायिक विकास के लिए, व्यवसाय में अपनी उन्नति कर सके, विकास कर सके, प्रगति कर सके, व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आर्थिक विकास के लिए, धन भी एक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए निर्देशन का क्षेत्र है। राजनीतिक विकास के लिए, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें निर्देशन दिया जाता है। जब हम निर्देशन की बात कर रहे हैं तो हमने निर्देशन के अर्थ के बारे में बात करी कि निर्देशन का अर्थ क्या है, किसे निर्देशन कहते हैं, निर्देशन की परिभाषाओं की चर्चा करी कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्देशन के विषय में क्या कहा गया है। उसके बाद में मुख्य निर्देशन के प्रकार कौन कौन से हैं, हमने उस पर चर्चा करी, और साथ ही साथ में हमने ये जानने का प्रयास करा कि मानव विकास के लिए कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निर्देशन दिया जाना चाहिए, और वो हमने चर्चा करी। अब इस चर्चा के साथ साथ में जो हमें सबसे बड़ी एक बात होती है वो ये होती है कि कोई भी कार्य किया जाए, चाहे किसी को निर्देशन दिया जाए, चाहे कक्षा में किसी विषय को पढ़ाया जाए, चाहे हम कोई भी कार्य करें, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है, उद्देश्य छिपा होता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत ये देखा जाता है कि क्या जिस उद्देश्य के साथ उस कार्य को किया गया, क्या हमने उसकी प्राप्ति कर ली। जैसे कि मैं आज आप लोगों के साथ इस चर्चा में उपस्थित हुई हूँ, या आपको निर्देशन के विषय में मैं जानकारी देना चाहती हूँ अपने अनुभव और अपनी योग्यता के
के आधार पर। तो ये जो आपको आपके साथ चर्चा मैं कर रही हूँ, ये व्याख्यान जो मैं कर रही हूँ, व्याख्यान के बाद में मुझे उसका मूल्यांकन विश्लेषण करना होता है कि क्या जिन उद्देश्यों को मैं क्या बताना चाहती थी, आपको क्या समझाना चाहती थी, क्या मैंने अपने व्याख्यान के उद्देश्यों की प्राप्ति करी। तो ऐसे ही जो निर्देशन है उसके भी कुछ उद्देश्य हैं, तो उन पे हम दृष्टि डालते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। निर्देशन के उद्देश्यों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्ति को समझने के लिए, अर्थात उसके क्षमताओं को, उसके योग्यताओं को, उसके दृष्टिकोण को, रुचियों को, कमजोरियों को, मजबूत पक्ष को खोजने और समझने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए, दैनिक जीवन में स्वयं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशन दिया जाता है। यानी निर्देशन का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति खुद का मूल्यांकन कर सके और जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो पहला उद्देश्य हमारा ये हुआ कि व्यक्ति को समझने के लिए निर्देशन दिया जाता है। फिर दूसरे उद्देश्य पर हम दृष्टि डालते हैं, उस पर विचार करते हैं। और दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है विद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए, अर्थात मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यालयों के शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और वहां की शैक्षिक गतिविधियों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत अध्ययन एवं संस्थान की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन के उद्देश्य से भी निर्देशन आवश्यक और अनिवार्य समझा जाता है। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं और लाभार्थी हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी संस्थान में दो प्रकार के दो श्रेणियों में कर्मचारी विभाजित होते हैं, शैक्षिक यानी शिक्षा जो शिक्षा देने वाले हैं और अशैक्षिक कर्मचारी। इनकी अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है और साथ ही साथ उनको उन गतिविधियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनके प्रयास हो सकते हैं। अध्ययन के साथ साथ जो संस्थान की कार्य प्रणाली है, यानी विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोई भी संगठन है, कोई भी ऑफिस है, उसके कार्य प्रणाली का मूल्यांकन के उद्देश्य से भी निर्देशन आवश्यक और अनिवार्य समझा जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि जो भी संस्थान होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, वहां पर एक एडवाइजरी कमेटी होती है। एडवाइजरी कमेटी का मतलब ही होता है सलाह देना, और सलाह भी हम पूर्व में ही ये चर्चा कर चुके हैं कि सलाह और सुझाव एक तरह का निर्देशन है। अब जब निर्देशन के उद्देश्यों की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं के विकास के उद्देश्य से भी निर्देशन दिया जाता है। जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य की अपनी कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं और प्रवृत्तियां होती है। कुछ कौशलों को लेकर के वो जन्म लेता है। उनके विकास के लिए और दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता देने के लिए, साथ ही साथ मन, शरीर, आत्मा और चरित्र के विकास के लिए भी निर्देशन दिया जाता है। जीवन को निर्देशित करने और समस्याओं को का स्वतंत्र हल करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, मैं मानती हूं कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है, वो है मानव विकास के लिए। मानव क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, और मानव विकास का मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, हर तरह से विकास, उसका व्यक्तिगत, सामाजिक और उसका राष्ट्र के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, व्यवसाय के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, मानव के संपूर्ण विकास की, सर्वांगीण विकास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और मानव के विकास के लिए भी निर्देशन का उद्देश्य निर्धारित है। मानव के समुचित विकास के लिए निर्देशन बहुत ही आवश्यक है। बिना निर्देशन के मानव दिग्भ्रमित हो जाएगा तथा स्वयं के जन्मजात गुणों का समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को स्वयं ये पता ही नहीं होता
कि उसके अंदर कौन कौन से कौशल विद्यमान है, वो जान ही नहीं पाता है, उसे वो अवसर ही नहीं मिल पाता है, वो स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाता, उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी क्षमताएं और योग्यताओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे वो जन्मजात जो गुण होते हैं उनका समुचित उपयोग वो नहीं कर पाता। ऐसे में स्वयं के व्यक्तित्व में निहित योग्यताओं का समुचित विकास के लिए निर्देशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आजकल जो आप लोग देख रहे हैं, जो एक चल पड़ा है, एक चलन चल पड़ा है काउंसलर का यानी परामर्शदाता का। निर्देशन जो है वो स्वतंत्र है। निर्देशन में क्या होता है कि निर्देशन में देने वाला अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि लब्धि, अपने अनुभव के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक निर्देशन दे देता है। अब वो सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना ग्रहण करता है और नहीं करता, और वो उसके लिए सारगर्भित है भी या नहीं है। इसके बाद मानव के विकास के बाद, विकास तो मनुष्य कर लेगा, विकास के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है और वो है मानव सामंजस्य के लिए। निर्देशन मानव का अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए आवश्यक है। वातावरण में किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है अथवा व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, तब मानव को स्वयं समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कराने में सहायता करता है। सामंजस्य मानव का किसके साथ? सामंजस्य किसके साथ? वातावरण के साथ और पर्यावरण के साथ और समाज के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, परिजनों के साथ और स्वयं के साथ सामंजस्य करने के लिए भी निर्देशन का उद्देश्य है। अब निर्देशन के उद्देश्यों की जब हमने इतनी विस्तृत चर्चा करी तो हमें एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि निर्देशन जो है वो ऐसे ही नहीं है कि चलते फिरते किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई भी सलाह दे दी। नहीं, निर्देशन देने वाला जो है उसके पास भी उद्देश्य निहित है और लेने वाले के पास भी उद्देश्य निहित है कि निर्देशन कोई दे रहा है तो वो किसी न किसी आधार पर, तार्किक आधार पर निर्देशन दे रहा है, और जो ग्रहण करने वाला है वो उसकी भी अपनी आवश्यकताएं होती है। तो चलिए अब निर्देशन के जो उद्देश्य हैं उसके बाद में हम बात करेंगे निर्देशन के कार्यों की। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए निर्देशन बहुत जरूरी है। यानी निर्देशन का जो पहला कार्य है वो है कि मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती आती हैं और वो उनका सामना करता है। उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए निर्देशन कार्य करता है, यानी कठिनाइयों को दूर करने का कार्य करता है। निर्देशन व्यक्ति में निहित क्रियात्मक शक्तियों का विकास करता है। देखिए, हम अभी तक बात कर रहे थे कि जन्मजात प्रवृत्तियां, वो जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं वो क्रियात्मक शक्तियां कैसे बने, यानी जो आपके स्किल हैं, जो आपके कौशल हैं, जो आपकी प्रतिभा है, वो कैसे वास्तविक रूप में धरातलीय आधार पर आकर के उन शक्तियों का विकास हो सके, ये कार्य भी निर्देशन करवाता है। निर्देशन व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु कार्य करता है और उन व्यक्तिगत क्षमताओं को उत्तम दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। यानी जो क्षमताएं हैं उन, देखिए हम कितनी बार समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं, विभिन्न चैनलों पर देखते हैं कि बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षाविद हैं। ये लोग जो हैं इनके अंदर जो क्षमताएं हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो विकास के कार्यों की बजाय पतन की तरफ चले जाते हैं। तो जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उनको उचित दिशा यानी सकारात्मकता देने के लिए निर्देशन कार्य करता है। निर्देशन व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, यानी जो व्यवसाय है उसके चयन के लिए भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि विद्यार्थी को ये समझ में ही नहीं आता है कि वह किन विषयों का चयन करे। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विषयों की भरमार हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसके उपयुक्त चयन की। अतः निर्देशन बालक को उपयुक्त विषयों के चयन में सहायता देने का कार्य भी करता है।
इतने सारे तमाम विषय आ गए हैं, एक से एक नए विषय आ गए हैं। अब बालक को समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, किस विषय का चयन करे और किसका नहीं करे। तो इस ये जो मैं कहना चाहूंगी कि जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस जो संकट से, उस कठिनाई से, उस दुविधा से, उस द्वंद से बाहर निकालने का कार्य भी निर्देशन करता है। तकनीकी विकास के युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होता जा रहा है। व्यवसाय के आरंभ में कोई भी व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए व्यवसाय में असफलता का भय भी बना रहता है और व्यवसाय के चयन के बाद की बारीकियों को समझने तथा बढ़ाने के लिए भी निर्देशन कार्य करता है। देखिए, मैंने अभी भी आपसे एक चर्चा की और मैंने कहा कि तकनीकी विकास के युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होता जा रहा है। फरवरी 2020 से पहले किसी ने भी इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा होगा। लोगों को अपना जो स्मार्टफोन चला लिया, लेकिन लोगों को लैपटॉप चलाना, गूगल मीट करना, जूम पर जाना, टीम पर कार्य करना, बड़े बड़े सेमिनार, रैलियां, इन सब का आयोजन करना, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन परीक्षाएं कराना, असाइनमेंट देना, उनको चेक करना, पोर्टल पे सब कुछ अपलोड करना, ये सारा नहीं था। लेकिन तकनीकी के युग में क्या हो रहा है कि व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होने के कारण ये जो व्यवसाय हैं, इनमें चयन में और इनमें असफल ना हो व्यक्ति, इसके लिए भी निर्देशन दिया जाता है। मैं इसको और आपको अच्छे से समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि मैं आज आपसे व्याख्यान जो ये कर रही हूं, इस व्याख्यान में भी किस तरह से हम ऑनलाइन जा करके और हम आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, ये भी एक निर्देशन का विषय था और इसमें भी निर्देशन लिया गया। विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्तर समकक्ष नहीं होता है। कारण अनेक हो सकते हैं, किंतु मुख्य कारण उचित निर्देशन का अभाव है। प्राय निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने में असफल हो जाते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे में जो निर्देशन है वो उनकी सहायता करता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें क्या चयन करना है और क्या नहीं करना है और कौन से किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। और वो वहां पे विद्यार्थियों के, देखिए, जब कक्षा में शिक्षक जाता है तो शिक्षक ये जानता है कि वहां पर औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी भी हैं, औसत विद्यार्थी भी हैं और औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वाले भी विद्यार्थी हैं। और इस प्रकार से वो जब अलग अलग विद्यार्थियों के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के मन में ये भय नहीं हो कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, तो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाने का कार्य भी निर्देशन करता है। अब हमने प्रारंभ में ही बात करी थी कि निर्देशन जो है वो समायोजन और सामंजस्य के लिए है। प्रश्न ये उठता है कि समायोजन और सामंजस्य है क्या? तो हम बात करते हैं कि समायोजन या सामंजस्य किसे कहा गया है। मनुष्य का वातावरण तथा समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सामंजस्य होता है। इसमें कोई भी मनुष्य सफल तथा प्रसन्न जीवन जीने में सफल हो सकता है। सामंजस्य के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, जिससे वह जीवन में निराशा का शिकारी होने लगता है। सामंजस्य किसी भी परिवर्तन में मनुष्य को स्थिर तथा स्थायित्व के साथ रहना सिखाता है। जब आप किसी भी परिवेश में जाते हैं तो सबसे पहले एक बात होती है कि ये व्यक्ति एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, ये यहाँ सामंजस्य स्थापित कर पाएगा या नहीं। निर्देशन जो होता है वो सामंजस्य स्थापित करवाता है। और जो निर्देशन के कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो वहां पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि व्यक्तिगत सामंजस्य के लिए, परिवार के सामंजस्य के लिए, पड़ोसी के साथ सामंजस्य के लिए, दोस्तों के साथ सामंजस्य के लिए, वातावरण के साथ सामंजस्य के लिए, किसी भी संगठन के साथ सामंजस्य के लिए और समाज के साथ सामंजस्य के लिए, साथ ही साथ
संस्कृति के लिए, यानी पाश्चात्य है या भारतीय संस्कृति है, विभिन्न संस्कृतियों में कैसे सामंजस्य स्थापित करें। और सबसे बड़ी बात तो है कि पर्यावरण और समय के साथ साथ समस्याओं के साथ सामंजस्य करने के लिए, तो सामंजस्य के लिए और समायोजन के लिए निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने निर्देशन पे विस्तृत चर्चा करी और मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आप लोगों को इस व्याख्यान में जो निर्देशन क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है, यह आप आत्मसात कर पाए होंगे। और निश्चित रूप से यदि कोई असुविधा होगी या कुछ और होगा तो आगे के जो हमारे व्याख्यान है उसमें हम उस चर्चा को पूर्ण करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।